नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एड्यू गोल पर। हाय, दिस इज़ अर्चना शर्मा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल लाइफ में हम ऐसी चीज़ें देखते भी हैं अपने आँख के सामने, तो हमें इसे समझना बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। उससे पहले अगर आपको मेरा जो चैनल है पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और रिसेंट आने वाली सभी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हेरिडिटी है यानी कि वंशानुक्रम, ये कहते किसे हैं। तो हेरिडिटी होता क्या चीज़ है, बालक को उसके माता पिता के अलावा पूर्वजों से भी कुछ फिजिकल या फिर जो कुछ मेंटल जो गुण मिलते हैं उसको, उसी को हम वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। अब ये गुण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि रंग हो गया, आवाज़ हो गया, बुद्धि हो गई। तो जैसे कि कोई भी सिंगर है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी व्यक्ति है जिसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही अच्छा सिंगिंग करता है, तो उसकी एक जो गुण है वो उसके जीन्स के थ्रू उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपल एग्ज़ाम्पल ले तो ये उदित नारायण का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। उदित नारायण इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड उनके थ्रू या उनकी जो वॉइस है वो काफ़ी हद तक उनके जो सन है आदित्य नारायण उनसे मैच करती है। तो हम इस तरह से जनरल लाइफ में वैसे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ गुण होते हैं स्पेसिफिक, और सेम वैसा ही कुछ मिलता जुलता गुण उनके बच्चों में भी हमें देखने को मिलता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के थ्रू ही, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स से नहीं तो दादा दादी से या फिर नाना नानी का गुण भी बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हेरिडिटी के अंदर ही आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, इसमें कुछ इसमें कुछ डेफिनेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। जो हेरिडिटी होती है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो बच्चे के जन्म से लेकर के और आगे के सभी जीवन के जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके पूरा योग के बराबर जो उसका वंशानुक्रम है। तो ये जो किसने कहा था, ये कहा है प्रोफेसर BN झा ने। ठीक है, नेक्स्ट है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। यानी कि मम्मी पापा जो भी होते हैं उनके जो फिजिकल या फिर मेंटल जो भी क्वालिटीज़ है वो अगर बच्चों में है ऐसे की वैसे ही चली जाती है, तो इसको भी हम वंशानुक्रम कहते हैं। अब हेरिडिटी के कुछ लॉज हैं। हेरिडिटी के क्या लॉज हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन जर्म प्लाज्म, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, उपापर्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, लॉ ऑफ बायोमेट्री, लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ रिजम्बलेंस, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इन लॉज के बारे में हम आगे देखेंगे। तो जो हमारा पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म या बीज कोष जो है, ये क्या चीज़ है, इसका जो प्रतिपादन था इन्होंने, ये बीजमैन ने किया था। उन्होंने कहा कि शरीर के अंदर जो भी हमारे जनरेशन के अंदर जो भी एक के बाद नई जो सेकेंड जनरेशन आती है, तो उसमें एक जनन द्रव्य होता है जो जो हर बार वो व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र होते जाता है या फिर डेवलप हो जाता है, और वो कभी भी नष्ट नहीं होता, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते जाता है। तो इसकी वजह से जो है जेनेटिकल जो भी बच्चों के अंदर जो जेनेटिकल सारे गुण जो ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं। ये जो कहा था ये बीजमैन ने कहा था। तो इनकी ये जो लॉ है ये ज़्यादा दिन तक चली नहीं। ये बहुत सारे जो बाद में मनोवैज्ञानिक आए थे उन्होंने जो है इसको गलत ठहराया, उन्होंने इसको पूरी तरीके से सही नहीं बताया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स या उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम। इस नियम में जो माता पिता हैं उनके द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जो भी उपार्जित गुण है वो संतानों में नहीं होता। जैसे कि यदि कोई माता पिता अंधे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी संतान भी अंधी होगी। अगर किसी पेरेंट्स के कोई बॉडी पार्ट ख़राब है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको सेम वही प्रॉब्लम उनके बच्चों में भी हो। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं, और ये भी जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती भी हैं।
तो इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था बीजमैन ने, ये जो उन्होंने इसको भी जो है बीजमैन ने ही दिया था। इन्होंने ये कहा कि जैसे कि अगर हम किसी चूहे की पूँछ काट दे रहे हैं और बार बार हम चूहे की पूँछ काटते जा रहे हैं, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनकी पूँछें कटी हुई नहीं निकल रही। तो उनके कहने का मतलब ये था कि इसलिए इसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है जो भी उसका गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स, अब एक्वायर्ड, अब कुछ यहाँ पे इनकी बातों को गलत कुछ महावैज्ञानिकों ने किया, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था वो था लैमार्क का। क्यों? क्योंकि लैमार्क ने जो है ये सिद्ध किया कि जो भी उपार्जित गुण हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कई बार। जैसे कि जिराफ की गर्दन के बारे में, आप सभी को पता है जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं थी। धीरे धीरे जैसे 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 समय बदलता गया, एक बार धरती पे जो है नीचे जो घास थे वो ख़त्म हो गई उनके लिए, उन्होंने सारा चर लिया, काफ़ी सूखा पड़ा था, तो उन्होंने जो है खाने के लिए उन्होंने गर्दन को ऊंचा, यानी जो पेड़ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे उन तक उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। अब इस तरह से गर्दन ऊंची करते करते कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होती गई उनकी गर्दन लंबी होती गई, और उसकी वजह से हम आज की डेट में देखते हैं जिराफ की गर्दन लंबी होती है। ये लैमार्क ने सिद्ध किया है। तो ये जो है, जो इस लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स इसी बात को हमें बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ बायोमेट्री, जैव सांख्यिकी नियम। अब बायोमेट्री के लॉ के अनुसार बच्चों के अंदर माता पिता के जो गुण होते हैं वो हाफ हाफ जाते हैं। जैसे आधा गुण माँ के या आधा गुण उनके पिता के जा सकते हैं, और दादा दादी के गुण या नाना नानी के गुण जो है वो 1/4 जा सकते हैं, और परदादा या परनानी के जो गुण होते हैं वो 1/8 यानी कि 1/8 हिस्सा जाता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब ये है कि ये गुण ट्रांसफ़र होता है कहीं ना कहीं बच्चों में। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल ने एक रिसर्च किया था चूहों और मटर के ऊपर। उन्होंने इसी रिसर्च के थ्रू अपने निष्कर्ष निकाला कि वर्ड संकर प्राणी अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होता है। जैसे उन्होंने एक रिसर्च किया था एक सफ़ेद और एक काले चूहे को लेकर के। सफ़ेद और काले चूहे के बीच में इंटरेक्शन हुआ, और उसके बाद जो नेक्स्ट उनकी जनरेशन हुई वो चारों काले चूहे थे। फिर नेक्स्ट जो जनरेशन हुई उसमें 3 चूहे जो है वो काले रंग के थे, और एक चूहा जो है वो सफ़ेद रंग का था। फिर काले से काला हुआ, फिर जब 2 काले मिले तो उन्होंने उनसे क्या हुआ, थर्ड जो जनरेशन आई इसमें 3 काले और 1 सफ़ेद, यानी कि ये जो ट्रांसमिशन है कहीं ना कहीं ये जो मेन हमारा ट्रांसमीटर है, तो जो काले चूहे का प्रतिशत था वो 75% था, और सफ़ेद का जो है वो 25%, यानी कि 3 संबंधी 1 का इसमें रेशियो होता है। तो यही उनके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है और उनके बीच में इंटरकनेक्शन होते जाता है, तो उनका जो रेशियो है वो 75 और 25 यानी कि 3:1 का रेशियो हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं मिलने लगता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस के अनुसार जो है जो समान व्यक्ति, जैसे एक तरीके के व्यक्ति जो है वो एक ही अपने ही तरीके के अपनी ही प्रजाति के लोगों को जन्म देते हैं। उनके कहने का मतलब ये था जैसे कि बिल्ली एक बिल्ली को ही जन्म दे सकती है, और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान को ही जन्म देगा, और जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो बुद्धिहीन व्यक्ति को ही जन्म देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये भी नियम जो है कहीं ना कहीं गलत है। अब इसके लिए एक नया नेक्स्ट जो नियम था उसमें हमने देखा कि लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन में क्या होता है कि किसी भी माता पिता के बच्चे समान न होकर कभी कभी उनसे गुणों में भिन्न भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्टर है तो उसके जो बच्चे हैं वो भी एक्टर ही बनेंगे, और या फिर कोई बच्चा अगर पेंटर, उसके पेरेंट्स पेंटर हैं तो वो पेंटर ही बनेगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो वो बच्चा बिजनेसमैन ही बनेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। हर पर्सन की अपनी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है, उनकी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो उस फील्ड में अच्छा काम करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उनके गुण हैं वो सभी उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते ही हो, ये उनके जीन्स के कारण चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है कि जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सामान्य गुणों का अधिक वितरण करती है इन कंपैरिजन टू द विशिष्ट गुण या स्पेसिफिक क्वालिटीज़। तो इससे क्या होता है कि जो भी महान, जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है,
तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जैसा ही महान बने। हाँ, देखने में हो सकता है कि उसके जैसा कहीं ना कहीं मिलता जुलता हो, उसकी कुछ बेसिक क्वालिटीज़ जो है, आवाज़ या फिर उसका रंग रूप, हो सकता है कि अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता हो, लेकिन जो उसके एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ है, जैसे कि अभी हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था कि एक जनरल इंटेलिजेंस होता है, एक स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बंदे के अंदर विशिष्ट क्वालिटीज़ है वो उसके उसके सन या डॉटर के अंदर भी सेम टू सेम जाए। तो ये लॉ ऑफ रिग्रेशन का नियम है। तो ये कुछ बेसिक नियम है। इन नियम के अनुसार जो है हमारी जो वंशानुक्रम है उसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।